अब हमने बेसिकली जो पहला ऑर्गेनील था वो किया है अब तक। हमने ऑर्गेनील्स पढ़े थे कि ऑर्गेनील्स जो हैं वो साइटोप्लाज़्म के अंदर होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब हो गया। अब इसमें से हमने एक पहला ऑर्गेनील पढ़ा है अपने सेल मेम्ब्रेन उसमें प्लांट सेल का। मतलब किसी भी सेल का, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है और फंक्शन पढ़ा है, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमने देख लिया। अब हम जो सेकंड करेंगे अपना ऑर्गेनील, दैट इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हमने जितने भी हम ऑर्गेनील्स करेंगे ना, उसमें से कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे होंगे जो कि एनिमल सेल में नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास सेल वॉल है, वो आगे आएगा तो मैं बताती जाऊँगी कि कौन-कौन से ऑर्गेनील्स ऐसे हैं जो सेल वॉल में प्लांट्स उसमें एनिमल सेल में नहीं आएँगे। तो हम साथ-साथ वो बताते जाएँगे, बट अभी मैं ओवरऑल ना सारे ऑर्गेनील्स जितने हमें एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड हैं सिलेबस में, वो सारे पढ़ने हैं। अब साइटोप्लाज़्म का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले कैसा है? सबसे पहले तो ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल जेली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने जेली वगैरह खाई होगी ना, मीठे में आप लोग जेली खाते हो। अक्सर बच्चे जो है वो शौक से खाते हैं। तो उसकी जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल जेली की तरह होती है और जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है ना, वो बिल्कुल एग वाइट की तरह होती है। आप एग वाइट, कभी अगर आपको टॉफ़ी हुई हो थोड़ा-सा काम करने की, तो आपने अंडा निकाला हो, कच्चा अंडा लिया हो उसको और आपने उसको ऑमलेट बनाने के लिए डाला हो, तो आप उसको देखो तो उसकी कंसिस्टेंसी एग वाइट की जैसी कंसिस्टेंस होती है ना, योक की नहीं, एग वाइट की, बहुत ही स्लिपरी होता है जिस तरह से ना, बिल्कुल वैसी होती है और उसका जो सब्सटेंस है ये जेली की तरह होता है। दूसरा, इसके अंदर 80% वाटर होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, जो हमने अभी लेबलिंग करते वक़्त पढ़ा कि जो किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म किस तरह से था कि उसके अंदर सारे ऑर्गेनील्स होते हैं एंड द रेस्ट इज़ मेनली प्रोटीन। 80% तो वाटर होता है, बाकी आपका जो है वो प्रोटीन होता है, ठीक है? तो 20% आपका प्रोटीन हो गया, 80% वाटर हो गया। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है वो ऑफ़न जो है वो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, ठीक है? इट कंटेन्स स्टार्च ग्रेन्स किसके केस में होगा? प्लांट सेल्स के केस में होगा। स्टार्च के ग्रेन्स हमने बताया ना कि प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज़ की फॉर्म में वो नहीं करते स्टोर नहीं करते अपने फूड को, क्योंकि ग्लूकोज़ इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। जबकि वो फिर क्या करता है, उसको एंजाइम्स के थ्रू जॉइन कर देता है और वो स्टार्च के ग्रेन्स बना के उसको स्टोर करता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं ये स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है? और अगर एनिमल सेल है तो वो ग्लाइकोजिल के ग्रैन्यूल्स होंगे, छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे उसके एनिमल सेल के केस में। अगर प्लांट सेल होगा तो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, एक ही चीज़ है, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? साइटोप्लाज़्म का फंक्शन क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया है कि उसका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके 80% उसके अंदर पानी है, बाकी प्रोटीन है और उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स होते हैं और सारे ऑर्गेनील्स भी उसी के अंदर होते हैं। लेकिन उसका काम क्या है? अब काम उसका ये है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे साइटोप्लाज़्म के अंदर। पहला तो ये आप पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन, जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, जैसे कि रिस्पायरेशन हो गया, ये सब आपका साइटोप्लाज़्म में होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, ये सारी आपकी साइटोप्लाज़्म में ही होती है, क्योंकि साइटोप्लाज़्म के अंदर ही हमारे सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, मेजर ऑर्गेनील्स जितने भी हैं वो साइटोप्लाज़्म के अंदर ही होते हैं। जैसे कि रिस्पायरेशन हो गई, दूसरा एक प्रोसेस है हमारे पास जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस। ये हम आगे जाके इस डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट अभी लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम जब पास्ट पेपर्स करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें काम आएँगी ना, क्योंकि हम फंक्शंस लिखेंगे। अच्छा, उसके अलावा इट कंटेन्स स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनील्स। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए। तो ये छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स जो है ना, ये भी साइटोप्लाज़्म के अंदर ही होते हैं और इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। वो हम अलग से ये जो ऑर्गेनील्स हैं ना, जब पढ़ेंगे इनके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इन सब का अलग-अलग एक फंक्शन है। तो ये होते इस उसूलन जो है वो साइटोप्लाज़्म के अंदर ही हैं।
और फिर साइटोप्लाज़्म के अंदर ये जो छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इनका एक अलग-अलग फ़ंक्शन है। मेनली तो हम यही कहेंगे कि ये जो साइटोप्लाज़्म है, इसका जो मेन फ़ंक्शन ये है कि केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर जैसे कि रिस्पायरेशन हो गया, फ़ोटोसिंथेसिस कह रही हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपके अंदर इसके जो है वो साइटोप्लाज़्म के अंदर छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स हो गए। यहाँ पे देखो ना, ये हमारे पास ये जो एरिया है, ये पूरा, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ये पूरा एरिया साइटोप्लाज़्म। अब इस साइटोप्लाज़्म के अंदर हमारे पास ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, आगे जाके इसमें हम फर्दर डिटेलिंग लेबल करेंगे। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी साइटोप्लाज़्म के अंदर है हमारा, ये वैक्यूल भी साइटोप्लाज़्म का पार्ट है, तो ये साइटोप्लाज़्म ही है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया? हुँ। अच्छा, अब हम करते हैं थर्ड ऑर्गेनील। थर्ड ऑर्गेनील जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट सेल के अंदर होता है। ये ऑर्गेनील हमारा एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ़ प्लांट सेल में होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्युलोज़। हम कहते हैं ना कि सेल्युलोज़ सेल वॉल है, तो क्योंकि आगे जाके हम कुछ ऐसे भी सेल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर सेल वॉल होगा, लेकिन वो सेल्युलोज़ का नहीं होगा। तो ये हम कहेंगे कि इन प्लांट सेल इट इज़ मेड अप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है और उसको हम कहते हैं सेल्यूलोज़। ठीक है? हम सेल्यूलोज़ जो कह रहे हैं ना, वो एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है। ठीक है? दूसरा ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन से मोटा होता है, इट इज़ थिकर। क्योंकि हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो पतला होता है और इसी वजह से हमने कहा था कि ये माइक्रोस्कोप में नज़र भी नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल चिपका हुआ होता है उससे, सेल वॉल से। इसी तरह से सेल वॉल जो है ना थोड़ा-सा मोटा होता है, उसको हम डबल लाइन से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? अब फंक्शंस क्या हैं इसके? सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट इज़ फुली या फिर फ्रीली परमिएबल। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन है पार्शियली मेम्ब्रेन। तो पार्शियली मेम्ब्रेन का मतलब पार्शियली परमिएबल का मतलब ये होता है कि वो हर किस्म के मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाने नहीं देता। लेकिन ये जो सेल वॉल है ना, ये हर किस्म के मॉलिक्यूल्स और आयन्स को ना अंदर या बाहर आने देता है। ये इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर व्हाटएवर एंटर्स और लीव्स द सेल। सेल के अंदर कोई भी चीज़ होगी, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो एंटर हो जाएगी। लेकिन आगे जाके सेल वॉल के थ्रू, आगे जाके सेल मेम्ब्रेन होगा जो कंट्रोल करेगा। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप लिख लो कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो सेल वॉल के थ्रू एंटर होते हैं, ठीक है? तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू मूव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ऑस्मोसिस हो। वो एक सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जो है वो पास करेंगे। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है ना कि एक हायर कॉन्सन्ट्रेशन से लोअर कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ एक चीज़ जा रही है। उसके लिए आपको कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी रूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी आपको उसकी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना, अच्छा इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, कि अगर फॉर एग्जांपल सेल वॉल के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू भी आ जाएँगे। लेकिन ऑस्मोसिस कब कहलाएगी? ये स्पेशल प्रोसेसेस हैं, वो सिर्फ़ तब होंगे जब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ऑस्मोसिस कैन ओनली बी रिटन, हम पेपर में सिर्फ़ ऑस्मोसिस तब लिखेंगे जब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे। व्हेन इट पासेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, जब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे ना वाटर मॉलिक्यूल्स, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑस्मोसिस हुई है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स गए हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगी। तो पहला पहला फंक्शन ये जो सबको पता भी होता है कि ये फुली परमिएबल है, वो फ्रीली परमिएबल है, इसको आपको कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हर किस्म के मॉलिक्यूल्स को, आयंस को एंटर होने देता है और जाने देता है। लेकिन जो असल कंट्रोल करता है ना, वो आपका सेल मेम्ब्रेन करता है। इसका जो दूसरा मेन फंक्शन है, वो ये है कि वो प्लांट की शेप को जो है ना, वो रिजिड रखता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर
जैसे कि यहाँ पे एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से उसका शेप इर्रेगुलर है। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि वो सेल को रिजिड रखता है, एक मजबूत शेप देता है, मजबूत बना के रखता है। और दूसरा क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बर्स्टिंग। अब ये इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से बर्स्ट होने का जो है ना प्लांट्स के अंदर वो होता है। तो इट प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बर्स्टिंग। अब वो बर्स्टिंग होती कैसे है? बेसिकली क्या होता है कि हम क्योंकि प्लांट सेल्स क्या उसको प्लांट्स को हम लोग जब पानी वगैरह देते हैं, तो एक्सेस में पानी हो जाता है और जो सेल होता है ना प्लांट का, वो बहुत ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब भी करता है। तो वो एब्ज़ॉर्ब करता है तो उससे क्या होता है कि वो जो प्लांट है ना हमारा, वो फूल जाता है, वो टर्जिड हो जाता है। एब्ज़ॉर्ब करता है क्योंकि एनिमल सेल तो इतना ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं करता। अगर एनिमल सेल पानी एब्ज़ॉर्ब करने लग जाए ना, तो वो क्या होगा फट जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। बेसिकली सेल वॉल होती है जो उसको रोकती है फटने से। वो क्या करता है अब जैसे हाँ, अब जैसे यहाँ पे मैं ना एक आपको ड्राइंग करके भी दिखाती हूँ, ये देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लांट सेल है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक हो गया? अब यहाँ पे हमारे पास एक सेल वॉल है। अब जो सेल वॉल है ना, वो क्या करती है कि पानी के उसके प्लांट के अंदर ना बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। इतना ज़्यादा पानी आ गया है कि ये ना बिल्कुल फटने को आ गया है, मतलब ये इस तरह से बन गया है अब ना। पहले इसको हम छोटा बना लेते हैं। नॉर्मली जो प्लांट सेल है ना, वो तो इस तरह से बन रहा है, ठीक है? नॉर्मली जो प्लांट सेल है, वो कुछ इस तरह बन रहा है। ये वैक्यूल बना दो, ये न्यूक्लियस बना दो। ठीक है? अब क्या होगा कि जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी हो गया ना, क्योंकि प्लांट सेल जो है वो एब्ज़ॉर्ब करना है पानी को। तो प्लांट सेल जो है ना अब अंदर से एक प्रेशर डाल रहा है। अंदर से प्रेशर डाल-डाल के ना वो बिल्कुल फूलता जा रहा है, टर्जिट हो रहा है। फूलने को कहते हैं टर्जिट। तो ये बिल्कुल फूल के ना बिल्कुल फटने को तैयार है। तो अब इतना ज़्यादा इसके अंदर पानी आ गया है कि वो कह रहा है कि अब मैं फट जाऊँ, बिल्कुल बर्स्ट हो जाऊँ। तो होता क्या है कि ये जो हमारी सेल वॉल है ना ये वाली, ये उसको फटने से रोकती है। इस प्रेशर को हम कहते हैं वॉल प्रेशर। जो ये वाला प्रेशर है ना हमारे पास, ये जो सेल वॉल प्रेशर दे रहा है, ये वॉल प्रेशर है। और जो साइटोप्लाज़्म प्रेशर दे रहा है वो है टर्जर प्रेशर। बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी आ जाता है ना प्लांट के अंदर, तो ये जो साइटोप्लाज़्म है ना, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है प्लांट उसकी सेल वॉल की तरफ कि मैं फट रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, पानी आ रहा है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं बिल्कुल फटने को तैयार हूँ। तो साइटोप्लाज़्म एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन सेल वॉल बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैग्नीट्यूड में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वज़ह से वो फटता नहीं है। तो सेल वॉल जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर, सही है? जो सेल वॉल प्रेशर दे रहा है, उसको हम कहते हैं वॉल प्रेशर। और जो साइटोप्लाज़्म प्रेशर दे रहा है कि यार मैं पानी बिल्कुल भर गया है मेरे अंदर, उसको मैं फट रहा हूँ बिल्कुल, वो बिल्कुल प्रेशर डालता है इतना ज़्यादा, तो वो क्या कहता है, उसको हम कहते हैं टर्जर प्रेशर। ये हम सारे कॉन्सेप्ट्स ना आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कि किस तरह से प्लांट सेल जो है वो टर्जिट हो जाता है और किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है कि टर्जर प्रेशर होता क्या है? टर्जर प्रेशर प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर है जो कि वाटर की वजह से क्रिएट होता है जब पानी बहुत ज़्यादा प्लांट्स के अंदर आ जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेस करता है अगेंस्ट दी सेल वॉल। सेल वॉल को वो प्रेस करेगा अगेंस्ट कि मैं फटने को तैयार हूँ और सेल वॉल उसके बिल्कुल जो है ना वो सेम मैग्नीट्यूड में जो है वो साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर डालेगा कि मैं फटने नहीं दूँगा, मैं हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ना साइटोप्लाज्म विल पुश सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल टू बर्स्ट आउट। प्लांट सेल बिल्कुल फटने को होता है, बट सेल वॉल भी एक्सर्ट करता है प्रेशर बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारा प्लांट सेल फूल ज़रूर जाता है, टर्जिट हो जाता है। टर्जिट का मतलब फूल जाता है वो इस तरह से, लेकिन वो फटता नहीं है। और होता क्या है कि वॉल प्रेशर और टर्जर प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। वॉल प्रेशर हमारा क्या है? जो कि हमारा सेल वॉल डाल रहा है
और टर्जर प्रेशर कौन-सा है जो हमारा साइटोप्लाज़्म डाल रहा है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैग्नीट्यूड और ऑपोज़िट डायरेक्शन में।